गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर समांतर पट संधारित्र की धारिता के बारे में जानेंगे। इसका सूत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो है संधारित्र वाला जो हमारा चैप्टर है, संधारित्र परावैद्युत वाला चैप्टर है, उसका एक पार्ट है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसके सूत्र को निकालेंगे। तो समांतर पट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें क्या है, समांतर पट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। इनमें से एक प्लेट को हम धनात्मक चार्ज देते हैं, धन आवेश देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो माना इस प्लेट को हमने क्या किया, धन क्यू कूलाम का धनावेश दे दिया, इसको प्लस क्यू कूलाम का पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो इससे क्या होगा, प्रेरण के कारण यहाँ पर जो है इस दूसरी प्लेट में अंदर वाली जो सतह होगी इसकी, इस दूसरी प्लेट की अंदर वाली सतह पर भी इतना ही विपरीत आवेश आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर प्लस क्यू कूलाम का धनावेश है तो इसमें अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू कूलाम का ऋणावेश आ जाएगा प्रेरण के कारण। और इस प्लेट की जो बाहरी सतह यहाँ जो है इतने ही कूलाम का धनावेश आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज दिखा रखे हैं, तो इसके बाहरी वाली सतह पर 6 पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, इस दूसरी वाली प्लेट का जो कनेक्शन है, इसका संबंध जो है हमने यहाँ पर ये अर्थ से कर दिया। ये भू संपर्कित कहते हैं इसको, भू संपर्कित। ये भू संपर्कित कर दिया हमने इसको। इससे क्या होगा कि इस दूसरी वाली प्लेट के जो बाहरी सतह पे जो ये धनावेश है, ये धनावेश ये पृथ्वी में चला जाएगा। कैसे जाएगा, पृथ्वी से जो है इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके बाहरी सतह पर जो धनावेश है इनको उदासीन करते जाएंगे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब बाहरी सतह पर जो धनावेश है वो धनावेश यहां से हट जाएगा, ये धनावेश पृथ्वी में चले गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं इसमें कि जो ये पहली प्लेट है इसको प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के अंदर वाली सतह पर उतना ही विपरीत आवेश यानी माइनस क्यू कूलाम का आवेश आ गया। ठीक है। अब माना इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी माइनस डी है और इनमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। जैसे कि ये है वो प्लेट, तो इस प्लेट का ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या है, ए। और इधर वाली प्लेट भी होगी यहाँ पे, इसका भी ये वाला क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। तो इन दोनों प्लेटों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल ए है। और इन दोनों प्लेटों के बीच माना निर्वात है या इस समय वाई है, अर्थात इनके बीच कोई भी परावैद्युत या कुचालक माध्यम नहीं रखा गया है। यहाँ पर इनके बीच निर्वात या वायु है, हमने वायु मान लिया। अब इनके बीच की दूरी क्या, प्लेटों के बीच की दूरी, ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी है स्मॉल डी और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए। और इन प्लेटों को दिया गया आवेश क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो जो ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, ये हो जाएगा प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एवरी प्लेट विल बी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको दर्शाते हैं हम सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, इस प्लेट पे दिया गया चार्ज यानी आवेश बटे इस प्लेट का क्षेत्रफल एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो प्रत्येक प्लेट का हमने यहाँ पे पृष्ठावेश घनत्व निकाल दिया। इस प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा, तो इस वाली प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व क्या होगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि ऋणावेशित है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने गॉस के प्रमेय में पढ़ा था कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग
कि ये विपरीत आवेशित प्लेटें अगर हों तो विपरीत आवेशित प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कि विपरीत आवेशित प्लेटों के कारण इनके अंदर वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विपरीत आवेश की प्लेटें हैं, समान परिमाण का चार्ज है इनमें, तो समान परिमाण की विपरीत आवेशित प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो होती है, तो हम यहां पर लिखेंगे इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये गॉस की प्रमेय में हमने ये निकाला था कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति की आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज अपोजिटली चार्ज प्लेट इक्वल टू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब ये सिग्मा की वैल्यू हम यहां से रख देंगे इसमें, तो सिग्मा की वैल्यू रखिए, तो ये आ जाएगा E बराबर E इक्वल्स टू सिग्मा के स्थान पे यहां से रखिए Q अपॉन ये क्या A एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर प्लेटों के बीच हमने निर्वात या वाई माना है, तो अगर निर्वात या वाई है उसके लिए K का मान, उसके लिए परावैद्युतांक K का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहां पर K नहीं आया हुआ है क्योंकि K की वैल्यू यहां पर 1 हो गई। अगर यहां पर इन प्लेटों के बीच कोई ऐसा माध्यम रखा गया है जिसके लिए परावैद्युतांक क्या है K है, तो तब यहां पर क्या आ जाएगा K भी आ जाएगा और उस स्थिति में यहां पर भी K आ जाएगा। ठीक है, परंतु हमने यहां पर कौन सा संधारित्र ले रखा है, हमने यहां पर ऐसा संधारित्र ले रखा है जिसमें प्लेटों के बीच निर्वात रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम यहां पर क्या कर दें, प्लेटों के बीच हम यहां पर थोड़ी देर के लिए कोई और माध्यम मान लेते हैं और उसका परावैद्युतांक क्या मानते हैं K मानते हैं, तो ये सूत्र क्या आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन जीरो। ऐसी स्थिति में सिग्मा का मान हम यहां से रख रहे हैं Q अपॉन A, तो सिग्मा का मान रख दिया Q अपॉन A और एप्सिलॉन जीरो के स्थान पे एप्सिलॉन जीरो और K के स्थान पे ये K आ गया। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो बन गया E बराबर Q अपॉन K A एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसमें K क्या है, इन प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक। ठीक है, और ये A क्या है, A जो है यहाँ पर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन जीरो क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये Q क्या है, ये चार्ज है, दोनों प्लेटों पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है। अब हम यहां से इस E के मान को हम कहीं और रखेंगे, तो देखिए क्योंकि ये दोनों प्लेटें आवेशित हैं तो इन प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ वैद्युत विभवांतर होगा। तो माना इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हम ये मान रहे हैं कि प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कि इन प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है माना कितना कैपिटल V। ठीक है, तो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर ये V है, तो V की वैल्यू होती है, हम जानते हैं V बराबर होता है हमारा E इंटू डी। हमने सूत्र पढ़ा है कि E इज इक्वल्स टू V अपॉन डेल्टा x। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था वैद्युत विभवांतर बटे दूरी, यानी अगर इन प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर डेल्टा V हो, इन प्लेटों के बीच की दूरी डेल्टा x हो, तो यहाँ पर इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र क्या था, E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। हम यहाँ पर संधारित्र वाले पार्ट में इन प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर क्या मान रहे V, यानी डेल्टा V के स्थान पर हमने क्या मान लिया V, तो हमने डेल्टा V को हमने किससे रिप्लेस कर लेंगे V से,
और डेल्टा एक्स क्या था, इन प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी हमने क्या मान रखी है, स्मॉल डी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, स्मॉल डी। इससे यहां पर आ जाएगा हमारा v इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो v इक्वल्स टू ई इंटू डी, हम यहां पर एक फॉर्मूला बना देंगे कि प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अब यहां पर v इक्वल्स टू आ जाएगा, E की वैल्यू हम यहां से रखेंगे Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल d। ये E की वैल्यू यहां से रख दी हमने, सब इक्वेशन नंबर 2 से E की वैल्यू हम यहां पर रख रहे हैं। तो ये आ गया हमारा। अब जो है यहां पर हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो है हमारा आ गया v इक्वल्स टू क्यू डी, ये q इंटू डी हो जाएगा, q इंटू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। अब यहां पर हमने निकालना क्या था, धारिता। तो माना ये जो संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता क्या है, इसकी धारिता कैपिटल C। तो माना इसकी धारिता कैपिटल C है, इसकी प्रत्येक प्लेट पे आवेश क्या है, Q माइनस Q, और इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो तब इस संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इस संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। ये हमें पता है कि धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, आवेश बटे विभव में वृद्धि, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हम Q की जगह Q रखेंगे और V का मान हम यहां से रख देंगे। तो ये आ जाएगा धारिता का फॉर्मूला क्या, C बराबर Q अपॉन V के स्थान पे ये रख दीजिए Q D अपॉन K A एप्सिलॉन 0। तो ये वैल्यू हम यहां से, ये V की वैल्यू, ये जो V की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये हम यहां पर रख देते हैं। तो हमारे पास संधारित्र की धारिता C बराबर आ जाएगा क्या, C बराबर Q अपॉन V, V की जगह ये रखिए ये वाला मान, Q D अपॉन K A एप्सिलॉन 0। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला कि धारिता C बराबर, ये के न्यूमरेटर में आ जाएगा Q K A एप्सिलॉन 0, Q K A एप्सिलॉन 0 अपॉन Q D, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ गया हमारा K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो ये हमारा जो है यहां पर क्या आ गया हमारा, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का सूत्र आ गया K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। हम इसमें एक चीज देखते हैं कि ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये ऐसे संधारित्र के लिए है जिसकी प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, अगर ये कुचालक माध्यम है, अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत या कुचालक रखा गया है, तो उसके लिए K का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। किसके लिए, परावैद्युत के लिए। अगर प्लेटों के बीच कोई चालक माध्यम है जिसमें धारा सुगमता से बह सकती है, ऐसा माध्यम है जिसमें जो विद्युत का क्या है, सुचालक है, तो उसके लिए जैसे धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, अगर धातु या प्लेटों के बीच रखी है तो उसके लिए K का मान क्या हो जाएगा, अनंत। और अगर प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है तो उसके लिए K का मान हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर K का मान रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि अगर प्लेटों के बीच निर्वात हो या वायु हो, तो अगर इन प्लेटों के बीच निर्वात या वायु रखा है तो तब इस संधारित्र का नाम होगा वायु संधारित्र। तो वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा, या निर्वात संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा, तो निर्वात संधारित्र की धारिता, इसका सूत्र हो जाएगा
तो वायु है माध्यम, प्लेटों के बीच का माध्यम वायु है, तो उस समय के का मान क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि वाई के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अभी बतलाया। तो याद आएगा C इक्वल्स टू के की जगह 1 रखिए, तो याद आएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। उस समय वायु संधारित्र की जो धारिता होगी उसको हम C के स्थान पे C0 से प्रकट करते हैं। C0 मतलब वायु संधारित्र या निर्वात संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस, धारिता को हम कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटर और एयर कैपेसिटर, ठीक है। और ये क्या है, ये किस संधारित्र की धारिता का सूत्र है कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु या निर्वात नहीं है, बल्कि क्या रखा है, जब प्लेटों के बीच कोई ऐसा माध्यम रखा है जिसका परावर्तितांक k है, जैसे कोई कुचालक माध्यम रखा है, अभ्रक रखा है, कागज का बुरादा रखा है, ठीक है, और सूखी लकड़ी का बुरादा रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये सभी क्या है, कुचालक हैं, तो उसके लिए उनका जो परावर्तितांक है उसको हम यहाँ पर k मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लूं, इन दोनों का अनुपात लेते हैं हम, तो C अपॉन ये बटे ये कीजिए, समीकरण 3 में समीकरण 4 का डिवाइड कीजिए, तो C अपॉन C0 इसमें से डिवाइड कीजिए, तो C अपॉन C0 इक्वल्स टू आएगा K, ये A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ओनली D। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमारे पास एक निष्कर्ष आ गया कि C अपॉन C0 इक्वल टू क्या होता है, K होता है। तो इससे हम यहाँ पर एक निष्कर्ष निकालते हैं कि K इक्वल टू C अपॉन C0। तो यहां से हम K को डिफाइन कर सकते हैं। K मतलब किसी माध्यम का परावैद्युतांक। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता एवं उसी आकार के वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात को कहते हैं। यानी K किसे कहते हैं, K C और C0 के अनुपात को कहते हैं। C और C0 का जो रेशियो होगा उसको हम K कहते हैं। तो C क्या है, उस माध्यम का, जिस माध्यम का परावैद्युतांक है उसी माध्यम के संधारित्र की धारिता या कैपेसिटर की धारिता, ठीक है। C0 क्या है, उसी आकार के संधारित्र वाले वायु संधारित्र की धारिता। तो यहां पर K को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से बने संधारित्र की धारिता और उसी आकार वाले वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, विमाहीन है, मात्रकहीन है ये। और धातुओं के लिए इसका मान अनंत, निर्वात या वायु के लिए इसका मान 1 और कुचालक या परावैद्युत के लिए इसका मान 1 से ज्यादा होता है। अब यहां पर हमने ये माना है इस डेरिवेशन में कि इन प्लेटों के बीच केवल कुचालक रखा, वो केवल क्या है, पूरी तरह से एक ही माध्यम रखा गया है, या तो वायु है या तो केवल कुचालक है। अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम ये माने कि इन प्लेटों के बीच कुछ स्थान में, इन प्लेटों के बीच कुछ स्थान में वायु है और कुछ स्थान में कोई कुचालक माध्यम है, जैसे ये माना पहली प्लेट है, इसको +Q आवेश दे दिया, और ये दूसरी प्लेट है। प्रेरण के कारण इस पर अंदर की सतह पर उतना ही ऋणावेश आ गया, इस पे -5 आवेश है तो इस पे ऋण-5 आवेश आ गया, और इसकी बाहरी सतह का आवेश कहां चले गया, इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, तो बाहरी सतह का धनावेश पृथ्वी में चले गया। अब हमने क्या किया, इन प्लेटों के बीच इस पहली प्लेट पे धन-Q आवेश, दूसरी प्लेट पे ऋण-Q आवेश है, इनके बीच हमने कुछ स्थान में एक कुचालक माध्यम रख दिया, जैसे कुचालक माध्यम है। ये क्या है, कोई परावैद्युत है, कुचालक माध्यम है, और इसकी कितनी चौड़ाई तक रखा गया है, ये T, ठीक है। ये T मोटाई का एक परावैद्युत पट्टी इन प्लेटों के बीच रखी गई है, और बाकी जो ये शेष स्थान है, यहां क्या है, यहां पर हमारा वायु है,
तो यानी इस संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु एवं एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है। परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है उसकी मोटाई कितनी है? उसकी मोटाई है T। ठीक है, उसकी मोटाई है T। और इन प्लेटों के बीच की जो टोटल दूरी है वो दूरी कितनी है? D। तो इस हिसाब से इस जो वायु वाले माध्यम की मोटाई होगी तो उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी है D, परावैद्युत माध्यम की मोटाई है T, तो वायु वाले माध्यम की मोटाई कितनी होगी? वायु कितनी दूरी तक फैल रखी होगी? वो होगी D माइनस T। तो यहां पर आ गया हमारे पास दो चीज आ गई, परावैद्युत माध्यम की पट्टी की मोटाई। तो इसकी जो मोटाई है ये होगी T, और जो वायु माध्यम है, वायु माध्यम की जो परत होगी उसकी मोटाई, वायु कितनी मोटाई तक फैल रखा है यहाँ पे, वायु माध्यम की मोटाई या चौड़ाई यह है यहाँ पे D माइनस T। इस टोटल दूरी D है, इतनी दूरी तक कुचालक रखा गया है, इतने के अंदर कुचालक है, कुचालक माध्यम की मोटाई T, तो इस वाले माध्यम की मोटाई कितनी हो जाएगी? D माइनस T। अब हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं कि आंशिक रूप से इस प्लेट की, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या रखा गया है? कोई परावैद्युत पट्टी रखी है। तो ऐसे संधारित्र को कहते हैं आंशिक रूप से परावैद्युत से भरे हुए संधारित्र की धारिता। तो हम यहां पर ये निकालेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे? आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे गए समांतर पट संधारित्र की धारिता या संधारित्र की धारिता। इसको निकाल रहे हैं कि आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे गए संधारित्र की धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच कुछ दूरी तक कुछ स्थान में परावैद्युत रखा है और शेष स्थान में वायु है। माना इस परावैद्युत जो पट्टी है इसका परावैद्युतांक K है। तो अब हम यहां पर इसकी धारिता निकालेंगे। तो देखिए जो वायु वाला स्थान है, वायु वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, और कुचालक जो परावैद्युत वाला स्थान है यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर माध्यम का भी प्रभाव पड़ता है। तो माना जी वायु वाला स्थान है, इस वायु वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E0, और कुचालक वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? माना E1। तो अब हम यहां पर इसको निकालेंगे कि इन दोनों माध्यमों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है। वायु माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि इन प्लेटों के अंदर वायु वाले माध्यम में, इन प्लेटों के अंदर वायु वाले माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन एयर मीडियम। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा EO इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला E का? गॉस की प्रमेय से पढ़ा हमने। ये विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। पर सिग्मा का सूत्र क्या होता है? Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे? Q अपॉन A।
तो ये रख दिया हमने सिग्मा के स्थान पे क्यू अपॉन ए रख दिया और ये एप्सिलॉन 0 आ गया। ये हमारा आ गया वायु वाले माध्यम में प्लेटों के बीच स्थित जो वायु माध्यम है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। अब जो है यहां से हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार से हम निकालेंगे जो ये कुचालक माध्यम था, ये पराविद्युत पट्टी थी कि प्लेटों के बीच रखी गई जो पराविद्युत पट्टी है, इस पट्टी के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पराविद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, इस माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा E1 बराबर, इसी से आएगा, पर ये सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा K एप्सिलॉन 0, या यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 की जगह पे क्या आ जाएगा Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0। यहाँ K इसलिए नहीं था क्योंकि Y के लिए K का मान क्या होता है 1 होता है, और K परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये निकाल दी। ये हमने पिछले वाले डेरिवेशन में निकाली थी, इसी प्रकार से यहाँ पे आ गया, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम देख रहे हैं वायु माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, परावैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। तो इन अलग अलग माध्यमों के कारण यहाँ पर वैद्युत विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम पहले निकालेंगे इस वायु वाले माध्यम के कारण यहाँ पर वैद्युत विभवांतर, उसको हम V1 कहेंगे। तब फिर परावैद्युत जो माध्यम है इसके कारण यहाँ पर इस परावैद्युत के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर, उसको हम V2 मानेंगे। अब दोनों की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए क्या आएगा वो, कि प्लेटों के बीच वायु माध्यम में वैद्युत विभवांतर की पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू एयर मीडियम विल बी V1 इक्वल्स टू, या V0 कह दीजिए इसको, V0 इक्वल टू वो आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला था कि V इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी। अभी पिछली डेरिवेशन में हमने किया था इसको, तो यहाँ V के स्थान पे V0 आ जाएगा। V0 मतलब Y के कारण वैद्युत विभवांतर, ठीक है। V0 इक्वल टू E मतलब वैद्युत क्षेत्र, पर किसके कारण, Y के कारण। तो Y के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा E0 इंटू डी। डी मतलब वायु वाले माध्यम की मोटाई, तो वायु वाले माध्यम की मोटाई क्या आई थी D माइनस टी, ये आएगा, D नहीं आएगा बल्कि D माइनस टी आएगा, क्योंकि T दूरी तक तो क्या है परावैद्युत है, टोटल दूरी क्या है D। तो Y के लिए कितना स्थान बचा, Y वाले स्थान की जो मोटाई होगी वो होगी D माइनस टी, इस D में से इस T को घटा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि Y के कारण प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V0 बराबर हो जाएगा E0 इंटू डी माइनस टी। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और अब यहां पर जो है हम निकालेंगे इस परावैद्युत पट्टी के कारण वैद्युत विभवांतर। तो परावैद्युत पट्टी के कारण वैद्युत विभवांतर, ये हो जाएगा हमारा V1। माना परावैद्युत के कारण वैद्युत विभवांतर क्या है V1 है, तो V1 बराबर आ जाएगा क्या V इक्वल टू E इंटू डी वाले फॉर्मूले से। तो V के पे V1, E के पे E1 इंटू डी, डी माने इस परावैद्युत की मोटाई, तो ये या चौड़ाई वो है
टी। तो E1 का मान रखिए, अभी निकाला था हमने, तो V1 बराबर आ जाएगा हमारा, E1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये आ गया हमारा। या ऐसा करते हैं, इसको फिलहाल ऐसा रख दीजिए, इनकी वैल्यू हम तब रख देंगे। फिलहाल इनको ऐसे नोट किया, तो V0 इक्वल टू क्या आ गया, E0 इंटू डी माइनस टी। V1 इक्वल टू क्या आ गया, E1 इंटू टी। अब जो है हम निकालेंगे इन प्लेटों के बीच, संधारित्र की इन दोनों प्लेटों के बीच कुल वैद्युत विभवांतर। वायु के कारण वैद्युत विभवांतर कितना है, V0। अब परावैद्युत के कारण वैद्युत विभवांतर कितना है, V1। तो इनके प्लेटों के बीच कुल वैद्युत विभवांतर क्या होगा, V0 प्लस V1। तो उसी को हम निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के बीच कुल वैद्युत विभवांतर, कुल वैद्युत विभवांतर V इक्वल्स टू हो जाएगा Y के कारण वैद्युत विभवांतर V0 प्लस परावैद्युत के कारण वैद्युत विभवांतर V1। अब इनकी वैल्यू रखिए, तो वो हमने अभी निकाली थी, V इक्वल टू क्या होगा, V0 की जगह पे E0 इंटू डी माइनस टी प्लस V1 की जगह पे क्या आएगा, E1 इंटू टी। ये हमने निकाला था अभी, क्योंकि परावैद्युत की मोटाई T है। अब E0 और E1 की वैल्यू रखिए, तो यह आ जाएगा V इक्वल टू E0 की वैल्यू क्या आएगी, निकाली थी हमने, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी माइनस टी। E0 क्या था, Y के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमने निकाल रखा है, प्लस E1 परावैद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या था, Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0 इंटू टी। ये आ गया। अब जो है इनमें जो कॉमन है उसको कॉमन लीजिए और आगे सॉल्व कीजिए इसको। ये यहाँ पे E1 और E0, E1 जो वैल्यू थी वो हमने समीकरण नंबर 1 और 2 से रखी हैं। ये आ जाएगा V इक्वल टू, इनमें कॉमन लीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो ये आ गया कॉमन, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A कॉमन आ गया। तो यहां से आया D माइनस टी प्लस ये Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया T अपॉन K। ये आ गया। अब जो है यहां से हम क्या निकालते हैं, Q अपॉन V निकालें अगर हम, तो देखिए सीधा निकालिए, जो यहां पर संधारित्र बना था आंशिक रूप से भरा हुआ, उसकी धारिता। तो यहां पर धारिता आ जाएगी, माना उस संधारित्र की धारिता क्या है, C है, तो धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो V का मान यहां से रखिए, माने इक्वेशन नंबर 4 या 5 जो भी है इसको रखा, तो ये हमारा आ गया C इक्वल्स टू Q अपॉन V। V की वैल्यू यहां से रखिए, Q इंटू डी माइनस टी प्लस T अपॉन K और अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो ये Q से Q कैंसिल हो गया और ये एप्सिलॉन 0 A अंश में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया धारिता का, संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा, ये Q से Q कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन 0 अंश में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 A अंश में आ गया, ठीक है, न्यूमरेटर में आ गया। यहां बच गया हमारे पास D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। इसमें D माइनस टी क्या है, Y वाले क्षेत्र की मोटाई, T क्या है, परावैद्युत की मोटाई, K क्या है, परावैद्युत का परावैद्युतांक।
तो ये है कि आंशिक रूप से परावैद्युत से भरे गए संधारित्र की धारिता का सूत्र C = ε0A/d - t + t/k। अब इसमें केस देखिए कुछ कि यदि इस वाले में, इसको हम समीकरण नंबर सपोज 6 मान रहे हैं, अगर माना परावैद्युत ये प्लेटों के बीच केवल वायु हो, यदि प्लेटों के बीच केवल वायु या निर्वात हो, तो तब इसका मतलब है वहां परावैद्युत है ही नहीं। तो परावैद्युत है ही नहीं तो मतलब परावैद्युत की मोटाई T बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसमें इस T को 0 रखिए समीकरण नंबर इसमें, तो तब समीकरण 6 में ये जो धारिता है, ये धारिता आ जाएगी C = ε0A/ क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया क्योंकि परावैद्युत है ही नहीं। तो T बराबर 0 रखिए, 0, ये 0 उनसे भी टर्म 0 हो जाएगा, खाली आएगा आपका D। तो ये क्या आ गया, ये प्लेटों के बीच केवल वायु भरी होने पर उस वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया। और ऐसी धारिता को हम किससे प्रकट करते हैं, C0 से प्रकट करते हैं। इसके बाद सेकंड केस देखिए, इसमें अगर प्लेटों के बीच केवल कुचालक भरा गया है, यदि प्लेटों के बीच केवल एक ही माध्यम भरा गया है, उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K, निर्वात या वायु नहीं है। तो यदि प्लेटों के बीच केवल K परावैद्युतांक वाला परावैद्युत माध्यम हो, तब समीकरण 6 में, समीकरण 6 में क्या करेंगे, यानी वायु है ही नहीं, तो वायु की मोटाई कितनी थी, d - t, तो यानी d - t क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d - t के स्थान पे 0 रखिए क्योंकि d - t क्या है, वायु की मोटाई, तो वायु तो है ही नहीं इस वाली स्थिति में। तो तब जो है संधारित्र की धारिता C बराबर आएगा ε0A/t/k। ये K अंश में आ जाएगा और ऐसी स्थिति में हमारे पास जो सूत्र आएगा वो सूत्र आ जाएगा हमारे पास C बराबर, ये K अंश में आ जाएगा K ε0A/d। तो ये संधारित्र की धारिता का सूत्र है। कब, जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच केवल K परावैद्युतांक वाला एक ही माध्यम रखा गया है, निर्वात या वायु वहां पर नहीं है। इसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भी है और अलग अलग अन्य कुचालक माध्यम भी भरे गए हैं, जैसे कि माना ये क्या है, ये संधारित्र की पहली प्लेट है और ये संधारित्र की ये दूसरी प्लेट है। इनके बीच जो है यहां पर ये हमने अबरक भर दिया, फिर हमने क्या किया, यहां पर ये जो है हमने कागज का बुरादा भर दिया, फिर यहां पर हमने क्या कर दिया, ये हमने शीशा भर दिया यहां पे, ठीक है। और बाकी स्थान में क्या है, वायु है। तो यानी यहां पर वायु है, ये अबरक है, ये लकड़ी का बुरादा है, ये शीशा है। तो यानी इन प्लेटों के बीच हमने क्या कर दिया, इस प्लेट पे Q आवेश और इस पे -Q आवेश है। तो इन संधारित्र की इन प्लेटों के बीच वायु के साथ साथ कुछ और अन्य कुचालक माध्यम भी रखे गए हैं। इन माध्यमों के परावैद्युतांक अगर क्या हो, K1, K2, K3 हो, और इन माध्यमों की चौड़ाई क्या है, T1, T2, T3 है, तो तब जो है ऐसे संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा। माना प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d,
अब प्लेटों के बीच जो है वायु के साथ साथ K1, K2, K3 परावैद्युतांक वाले अन्य कुचालक माध्यम भी रखे गए हैं और इनमें इन कुचालक माध्यम की मोटाई क्या है, T1, T2, T3 और यहाँ वायु भी है, यहाँ पर वायु भी रखी है। तो तब जो है इसकी धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, तो तब धारिता का सूत्र हो जाएगा C बराबर यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T के स्थान पे क्या आएगा, ये टोटल मोटाई, तो टोटल मोटाई क्या होगी T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये ऐसा जाएगा। इसको हमने यहाँ पर ऐसे एक बड़े कोष्ठ में रख दिया। इसके बाद प्लस T अपॉन के, तो T अपॉन के मतलब ये T के स्थान पे क्या आएगा, T अपॉन के स्थान पे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, इस प्रकार से आगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको डिटेल में लिख रहा हूँ। तब संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सोन, आगे अन्य पट्टियां हैं तो उनके लिए आ जाएगा, प्लस T अपॉन के स्थान पे क्या आएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस सोन, ये आगे चलता रहेगा। तो ये कब है सूत्र, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के साथ साथ अन्य कई कुचालक माध्यम हैं और उन कुचालक या परावर्तित माध्यमों के परावर्तांक K1, K2, K3 हो और उनकी चौड़ाई क्या हो, T1, T2, T3 हो, तब संधारित्र की धारिता का सूत्र ये हो जाएगा। अब यदि संधारित्र की जो प्लेटें हैं इनके बीच क्या हो, इनके बीच केवल निर्वात हो, तब क्या आ जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो यहां पर हमने अलग अलग स्थितियों में संधारित्र की या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा और हमने ये देखा था कि संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या आया था कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखा गया है जिसका परावर्तितांक K है, तो इसकी धारिता का सूत्र आया था C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो यहां से क्या प्रकट होता है कि यहां से क्या क्या निष्कर्ष आते हैं कि जो धारिता है, संधारित्र की धारिता C ये A के अनुक्रमानुपाती है। यानी अगर प्लेटों का क्षेत्रफल A मतलब इन प्लेटों का अतिव्यापी क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, तो अगर संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनका जो क्षेत्रफल है अगर ये अधिक हो तो संधारित्र की धारिता भी क्या होती है, अधिक होती है। अगर क्षेत्रफल कम हो तो धारिता भी कम होती है, ठीक है। और ये इस कारण है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश को फैलने के लिए क्या मिल जाता है, स्थान अधिक मिल जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने पे आवेशों को जमा होने के लिए स्थान अधिक मिल जाएगा, इससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो C इज प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है, यार अर्थात धारिता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, धारिता विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी D है, अगर इस दूरी D का मान अधिक है तो संधारित्र की जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर D अधिक है तो धारिता कम, D कम है तो धारिता अधिक हो जाएगी। अर्थात धारिता प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। C इज ऑल्सो इम्प्रपोर्शनल टू D। ये इस कारण होता है क्योंकि अगर प्लेटों के बीच का गैप बढ़ गया, ये D बढ़ गया, तो D बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पर V भी बढ़ जाता है। D बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, और V बढ़ेगा तो हमें पता है C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। V बढ़ेगा, D बढ़ने से V बढ़ा, V बढ़ने से C घट गया। तो सीधा सीधा है कि D बढ़ने से V बढ़ा और V बढ़ने से C घट गया, तो अर्थात D बढ़ने पे C भी क्या होगा, घटेगा, D घटने पे C बढ़ेगा। तीसरा, C इस सूत्र से क्या प्रकट हो रहा है कि C जो है K के भी क्या होता है,
अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखा जाए जिसका परावैद्युतांक K क्या हो, अधिक हो, तो ऐसे संधारित्र की धारिता भी क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे वायु संधारित्र है, वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो वायु संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र क्या होता है, ε0A अपॉन D। और अगर परावैद्युत माध्यम वाला कोई संधारित्र है, उसके लिए धारिता का सूत्र क्या होता है, K ε0A अपॉन D। तो यहां से देखिए ये क्या है, ये है C0, ε0A अपॉन D, ये क्या है C0। तो अर्थात परावैद्युत माध्यम युक्त जो संधारित्र होता है उसकी धारिता उतने ही आकार वाले निर्वात संधारित्र की धारिता की K गुनी होती है। K का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। किसके लिए, कुचालक के लिए। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, C अपॉन C0 इक्वल टू K। तो कुचालक के लिए K का मान क्या होता है, K का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है C अपॉन C0 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो अर्थात C इज ग्रेटर देन C0। अर्थात समान आकार के एक हमारे पास निर्वात वाला संधारित्र है, वायु संधारित्र है, और उसी आकार वाला हमारे पास एक ऐसा संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच क्या है, K परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम रखा गया है। तो किसकी धारिता दिखोगी, जो K परावैद्युतांक माध्यम वाला संधारित्र है उसकी धारिता निर्वात संधारित्र वाले धारिता से अधिक होती है। हमेशा परावैद्युत माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता निर्वात संधारित्र की धारिता से अधिक होती है। प्रतिबंध यह है कि दोनों का आकार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर आकार वाले परावैद्युत माध्यम वाले संधारित्र की धारिता उतने ही आकार वाले वायु संधारित्र की धारिता से अधिक होती है। आज हमने यहाँ पर समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र देखा। थैंक यू।